दरअसल बाबा जी पिछले दिनों में हरियाणा का एक राउंड लेकर आए हैं और 4-5 जगह अच्छी जगह गए, करनाल गए, रोहतक गए, हॉट सीट्स हैं दोनों। दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, एक तरह के करनाल में बीजेपी के एक्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लड़ रहे हैं और रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री होना चाहते हैं या एक्स मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो उनका हरियाणा का दौरा कैसा रहा, ये आपको बाबा जी अपने नजरिए से बताएंगे। बाबा जी जनता को बताइए, आप गए तो आपने क्या राजनीतिक माहौल देखा और क्या लोगों से आपकी गुफ्तगू हुई। भाई साहब, ये हरियाणा के दौरे से पहले ना मैं 5 दिन यूपी लगा के आया था। तो मैं जी आपको यकीन दिलाऊं कि यूपी तो इतना ठंडा था ना कि मैं तो बोर हो गया, बाय गॉड। पर जी जब अब की बार जब हरियाणा घूम के आया तो मुझे हरियाणा में वाकई गर्मी लगी। मतलब जी चुनावी गर्मी हरियाणा में दिखाई दी, पहली बात तो ये। जी जी और हरियाणा में वाकई मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। जी उसका कारण ये है सब कि जो कांग्रेस समर्थक जो है ना, जाट, वो बहुत वाकई बहुत मुखर और बहुत ही जोशीला। जी उसका वोटर, उसका कार्यकर्ता, उसका समर्थक वाकई इतने जोशो खरोश से भरा हुआ है। अच्छा एक बात है, कुछ भी कह लो सर, ये तो जी मानना पड़ेगा कि हरियाणा बहुत ही जीवंत प्रदेश है। जी और जी हरियाणा में और कुछ हो चाहे ना हो सर, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। जी, ये हरियाणवियों की खासियत है। बड़े बिल्कुल। मुंह के ऊपर जो है आपको बहुत लाजवाब कर देंगे, और क्योंकि और पुराने पंजाब का हिस्सा रहा है तो इसलिए जोश हाँ, तो है ही। और बड़ी दिल खोल के एक तो बातें करते हैं। और जी, जो, अच्छा, मुंह का लिहाज बिल्कुल नहीं, जो मन में है वो उन्होंने आपके मुंह बोल पे कह देंगे, दी है। बोल देंगे, बिल्कुल बोल तो देंगे। कुल मिला के सर और ये देखा इसमें जो मैं पहले। कांग्रेस का समर्थक जो है वो हाँ, विशेष रूप से मुखर है, उसको मुखर है, बोलने में कोई नहीं रोक सकता। उसको बोलने में कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। तो सर पहले गया करनाल, वहां पे खट्टर साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तो खट्टर साहब से पहले मैं और काफी सारे एरियाज में घूम चुका था, तो मेरी खट्टर साहब से मुलाकात हुई। जी तो मैंने उनसे पूछा सर कि आज आज की तारीख में इस चुनाव में एक ही मुद्दा चल रहा है, जी खर्ची और पर्ची। जी और दूसरा एक मुद्दा है जो आपके लाभार्थी हैं, और आपने जो डिजिटल गवर्नेंस जो आपने हरियाणा को दी है, उसके सब लोग कायल हैं। खास जी तौर पे जो लाभार्थी वर्ग है ना सर, वो तो जी इतना खुश है आपके डिजिटल हरियाणा से कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो खट्टर साहब मुझे ये बताने लगे कि देखिए, जब हमने भी ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जब हरियाणा में हमने खत्म किया, और हमने कहा कि नहीं भाई, हम पूरी ईमानदारी से मेरिट के आधार पे ही लोगों को नियुक्तियां देंगे, तो खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, संगठन में जो सरकार के लोग थे, उन्होंने विरोध किया, बाकायदा विरोध किया कि सर ऐसे कैसे चलेगा, आप तो इस तरह नौकरियां बांट रहे हैं, तो हम अपने कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने वोटरों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने अपने लोगों को कैसे खुश करेंगे। तो उन्होंने कहा जी देखिए, शुरू में कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी, पर हमको ईमानदारी से ही मेधावी प्रतिभावान जो असल डिजर्विंग जनता है, उसी को नियुक्तियां देनी है। तो वो कहते हैं शुरू में कार्यकर्ता खुश नहीं थे इस बात से, पर बाद में फिर जब वो समाज में जाने लगे और समाज में इसकी वाहवाही हुई, और जो सचमुच का फिर जो गरीब गुरबा था, जो सचमुच के जो पात्र थे ईमानदारी से, जब उनको उनकी मेहनत का फल मिलने लग गया, तो फिर समाज से जो प्रशंसा मिलने लगी, फिर कार्यकर्ताओं को भी समझ में आया कि नहीं भाई, ईमानदारी से काम करने का अलग ही मजा है। तो आज की तारीख में सर सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज लोग सर, ये जनता के मुंह से मैंने सुना कि अगर बीजेपी चली गई हरियाणा से, तो वापस वही खर्ची पर्ची। ऊपर से सर वो जेपी साहब ने जो बयान दे डाला कि नहीं भाई, खर्ची तो नहीं पर पर्ची तो चलेगी, अपने लोगों को तो, अपने रिश्तेदारों को तो, अपने कार्यकर्ता को तो नौकरी देंगे। सर इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है वोटर पे। मैं आपको बता रहा हूं, वो वोटर जो कि लाभार्थी है,
उसने कहा कि अच्छा ये तो यार लुटेरे फिर डाकू फिर से आ जाएंगे, ये तो फिर से खर्ची पर्ची चल पड़ेगी। तो सर आज की तारीख में हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा खर्ची पर्ची है। जी बाबा जी, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन मैं भी इसमें थोड़ा ऐड करता हूं कि लोग दो इश्यूज हैं। एक इश्यू तो ये कि पॉलिटिकल वर्कर काम क्यों करेगा फिर अगर उसको लाभ ही नहीं मिलना है तो। हालांकि जो आप कह रहे हैं और जो खट्टर साहब ने किया, होना तो वही चाहिए पूरे देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर कहता है फिर मैं काम क्यों करूं, मैं आपके लिए मरूं क्यों, मैं आपके लिए भागूं क्यों, मुझे अगर कुछ मिलना नहीं है तो मैं ये काम क्यों करूं। और पर्टिकुलरली उस माहौल में, जिस माहौल में जब दूसरी सरकार आती है, वो तो इसके बिना कुछ नहीं सोचती। वो उसका काम सिर्फ यही है कि मुझे खर्ची और पर्ची, इसके साथ हर चीज का एक रेट होता है, उस रेट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी जात जो है, आप पैसा भी दे सकते हैं, आप अगर एक्स अमाउंट है तो एक्स अमाउंट भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी जात भी होनी चाहिए वही। तो अगर जात होगी तो एक्स अमाउंट के साथ, तो ये एक डबल मार पड़ जाती है। मान लीजिए जो बीजेपी की सरकार आई तो उसको ये डबल मार पड़ गई। दूसरी बात ये बात आज की डेट में जो लाभार्थी वर्ग है वो बोलने को तैयार नहीं है ओपन। तो ऐसा माहौल बन 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 जाता है, जो आपने महसूस भी किया होगा कि भाई कांग्रेस ही आएगी और तो कोई आ नहीं सकता है। क्या कहते हैं आप? सर एक चीज पहले तो जान लीजिए कि ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हर एक पार्टी का जो सो कॉल्ड, इसलिए मैं इसको सो कॉल्ड कार्यकर्ता बोलता हूं सर, जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता है ना, उसके जिम्मे सिर्फ एक काम है। कार्यकर्ता माने दलाल, दल्ला, जिसका काम है सरकार और आम जनता के बीच में एक खून चूसने वाली जोंक। सर एक बात बताइए, कार्यकर्ता पुराने जमाने 1980 और 90 के दशक की राजनीति नहीं रह गई है सर। आज की तारीख में मोदी का और खट्टर साहब का अपने वोटर से, अपने देश की जनता से, अपने देश की गरीब गुरबा से सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट है। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है सर, एक बात बता रहा हूं। और ये सारी गलतफहमियां 4 जून को दूर हो जाएंगी। और ये पहला चुनाव है जो कि सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, और 90% चुनाव ये सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है। कुछ एक सीटों पे मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हरियाणा में तो मैंने वो प्रचार देखा, कैंडिडेट को गांव गांव घूमते देखा। सर यूपी में तो कैंडिडेट निकले ही नहीं। इसके बावजूद जनता अपने नेता से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। आज की तारीख में मोदी और जनता के बीच में कोई मीडिएटर है ही नहीं। अब आगे सुनिए सर, जनता समझ चुकी है कि हमको किसी कार्यकर्ता की जरूरत ही नहीं है अपनी गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए। खट्टर साहब ने पूरे देश को वो रास्ता दिखा दिया है। देखिए जो डिजिटल गवर्नेंस आज हरियाणा में है, काश मैं ये कामना करूंगा कि वो पूरे देश में हो जाए, कि जनता को किसी काम के लिए किसी दफ्तर की के चक्कर न लगाने पड़े और किसी कार्यकर्ता को दलाली न देनी पड़े, उसको पकड़कर डीसी ऑफिस या किसी नेता या किसी थाने या किसी कचहरी, किसी कोर्ट, किसी कार्यालय में न दौड़ना पड़े। जी एक करेक्शन मैं यहाँ करना चाहता हूँ। आप जिस डिजिटल व्यवस्था की आपको इतना भाया है, उसको लेकर हरियाणा में थोड़ा विरोध है। उनका कहना है कि हर कोई व्यक्ति जो है वो डिजिटल व्यवस्था के ऊपर काम नहीं कर सकता है। मेरा इसमें एक सुझाव रहता है कि आप डिजिटल व्यवस्था कीजिए, लेकिन ब्लॉक लेवल के ऊपर एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दीजिए कि आप अगर खुद नहीं भर सकते हैं तो इस व्यक्ति के पास आइए, ये आपका काम करेगा, ये आपको भर के देगा, जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का बीच का रास्ता एक निकालने की इस मामले में जरूरत है। सर, नहीं नहीं भाई, आखिर अगर मान लीजिए आपने ब्लॉक लेवल पे एक व्यक्ति या एक कार्यालय नियुक्त कर दिया, तो फिर अपने गांव से चल के उस कार्यालय तक तो जाना पड़ेगा ना।
नहीं, जनता अगर को। जिसको भरना ही नहीं आता है तो क्या करेगा? सर मान लीजिए मेरी गांव में फसल एक खराब मिनट, हो गई। एक मिनट, एक तो आप ये भूल जाइए कि भरना नहीं आता। गांव में एक तो सारी व्यवस्था फोन पे उपलब्ध होनी चाहिए, पहली बात स्मार्टफोन पे। और गांव में अब शायद ही ऐसा कोई घर बचा होगा जहां पर स्मार्टफोन नहीं है। और गांव में जैसे स्कूलों में शिक्षा मित्र नियुक्त किए जाते हैं ना, तो हर गांव में डिजिटल मित्र नियुक्त कर दीजिए। जी, डिजिटल मित्र नाम ही मैंने सुझा दिया आपको कि आपको कुछ भी करना है। अच्छा, हर गांव में आजकल इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो गई है। ग्राम सचिवालय है ना? ग्राम सचिवालय है, ग्राम प्रधान का बिल्कुल, ऑफिस है। वो तो बिल्कुल, हर बिल्कुल। परिवार के 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा, 1.5 किलोमीटर में होगा मैक्सिमम, अगर बड़ा हाँ, गांव है तो। जी, ग्राम सचिवालय में जाइए, वहां पे कोई न कोई व्यक्ति होगा, हाई स्पीड इंटरनेट होगा, अपना जो भी काम करना है ग्राम सचिवालय में अपना पोर्टल जो भी जी। भरवाना है भरवाइए। नहीं ये एक तो सर व्यवस्था की जा सकती है। ये तो बहुत इजीली व्यवस्था है। और सर ईज़ी आजकल हर व्यवस्था। बच्चा पढ़ा लिखा है। जब जी, यूपीआई आया था इस देश में, तो संसद में बैठ के पी चिदम्बरम ने मजाक उड़ाया था कि वो गांव में ऐसा है क्या, गांव में इंटरनेट है क्या, वो बेचारी स्वाइप कार्ड लेके बैठी है क्या। आज सर सड़क पे भिखारी भी क्यूआर कोड लेके चल रहे हैं। तो सर बिल्कुल, 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 इस बिल्कुल, देश की बिल्कुल। जनता बहुत चालाक है, आप खाली उनको रास्ता दीजिए, जी। चलिए आप हम उंगली थोड़ा-सा हट पकड़ाइए। गए, अपने पॉलिटिकल रास्ते से हाँ, हट गए, तो वापस आ जाते हैं। पॉलिटिकल क्या ऑब्जर्वेशन रही आपकी फिर? और तो सर पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन, नेता जी, और राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। पहली बात, जी, कौन सी जी, सरकार आएगी इसकी चिंता जनता को ज्यादा है। नंबर वन जी, ऑब्जर्वेशन। नंबर टू जी, ऑब्जर्वेशन, मैंने सुना था कि कैंडिडेट की जाति देखकर वोटर बदल जाता है, पर एक चीज देखी, कांग्रेस ने चाहे जिसको वोट दे दिया, टिकट दे दिया, परंतु जाट मतदाता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जाट, वो सीधे हुड्डा को देख रहा है, वो कैंडिडेट देख ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल, भिवानी बिल्कुल सही कह महेंद्रगढ़ रहे हैं में, आप। भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर जाट है, पर सारे जाट हुड्डा को देख रहे हैं, धर्मवीर को कोई देख ही नहीं रहा। राव दान सिंह की जाति क्या है उससे किसी को मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात। हालांकि यादवों में 10-20% वोट बेशक दान सिंह ने काट लिए हैं, 10-15%, पर मैंने जाट जी, एक भी इसलिए टूटता नहीं देखा कि धर्मवीर जाट है इसलिए बीजेपी। हाँ, जी, सनातनी जाट हूं मैं, मेरी हिंदू आइडेंटिटी है, इस वजह से मैं बीजेपी को वोट दे दूं तो अलग बात है। परंतु जी। धर्मवीर मेरा जाट भाई है इसलिए मुझे बीजेपी को वोट देना है, नो नो नो। धर्मवीर जाट भाई नहीं देखना हमने, हमने तो खाली हालाँकि हुड्डा और इसके चौटाला और देखने हैं। हालाँकि इसके पीछे भी जो कारण है, वो जाति ही है। हाँ, है जातिवाद, परंतु इस भिवानी महेंद्रगढ़ पे जाट जो है वो धर्मवीर को वोट नहीं दे रहा, जी, ये मैं देख के आया हूं। जी, तो पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात है सर, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पे धर्मवीर जी का चुनाव प्रचार मुझे बड़ा ढीला ढाला लगा। वो आदमी इतना पुराना सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इतनी बार सांसद रह चुके हैं, इसके बावजूद वो इतना ढीला चुनाव कैसे लड़ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। उनकी तुलना में राव दान सिंह का पूरा तंत्र मुझे बहुत पसंद आया। वो आदमी बहुत कायदे से चुनाव लड़ रहा है, इनसे बेहतर संगठन उसका, इससे बेहतर जोशो खरोश कार्यकर्ताओं का मुझे भिवानी महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह का दिखा। ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो जी, थोड़ा सा धर्मवीर एंड द बीजेपी संगठन, दे ऑट टू पुल देयर सॉक्स, थोड़ा सा उनको तेज जी, होने की जरूरत है। रोहतक की सीट मुझे बता दूं, रोहतक में बहुत कड़ा मुकाबला है, और रोहतक में दीपेंद्र समर्थकों को लगता है कि चारों तरफ उनकी हवा है। मैं भी गांव में गया तो मुझे भी गांव में सिर्फ दीपेंद्र की हवा दिखाई दी, क्योंकि सिर्फ दीपेंद्र के समर्थक ही जोर जोर से बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। पर जब आप गांव में गरीब गुरबा के जब घरों में घुसते हैं ना, तो वो ऊपर से जो दीपेंद्र समर्थक थे वो मेरे अच्छा, मुझे तो पहचानते थे बहुत सारे लोग। तो जब मैं गांव में गया और जब मैं गरीब गुरबा के घरों में गया, तो उन्होंने बोला बाबा जी फिक्र मत करो, बीजेपी आओगी जी। तो मैंने देखा कि सर बीजेपी का समर्थक मुखर नहीं था, वो मुंह से गांव में सरेआम बोल नहीं सकता।
अच्छा, उन्होंने ये बताया कि हमारे पे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, बहुत ज्यादा दबाव है कि हम अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकते। पर सर, मैंने ये देखा है कि गांव का गरीब गुरबा इस बात को लेके बहुत चिंतित है कि यदि ये सरकार गई और हुड्डा की सरकार वापस आई तो वापस खर्ची पर्ची और वापस लूट खसोट और वापस हुड्डा के धौल कपड़िए जो है वो गांव में सक्रिय हो जाएंगे। और धौल कपड़िए मुझे सही सक्रिय दिखे, मेरी सही सबसे बात बड़ी है। ऑब्जर्वेशन ये है। जी, आगे बढ़िए। और और क्या देखा आपने? और कुरुक्षेत्र हल्के में भी काफी एरिया में मैं घूमा हूं सर। तो कुरुक्षेत्र में तो नवीन जिंदल का प्रचार बहुत अच्छा लगा मुझे। और बल्कि कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के बाद यदि किसी का प्रचार मुझे दिखा और लोग सक्रिय दिखे तो वो अभय चौटाला के लोग थे। अच्छा, हाँ। सुशील तो गुप्ता के लोगों को आपने इतना महसूस नहीं किया वहां पर? हाँ, नहीं, सुशील गुप्ता से ज्यादा अभय चौटाला का प्रचार मुझे ज्यादा दिखा गांव आपका में क्या भी। ऑब्जर्वेशन बना, क्या कोई ऑब्जर्वेशन बना पाए आप? क्योंकि वहां पर एक ही मेरे ख्याल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। सर, जाट जाट मतदाता का काफी वोट अभय ले जाएंगे मेरे हिसाब से। मिनिमम 1 से 1.5 लाख वोट, ज्यादा भी हो सकता है। ले जाएंगे? जाटों में वहां आप मुझे टूटन दिखाई दी अभय चौटाला के पक्ष में, मतलब तो कांग्रेस से आपको हट रहे थे। वहां ऐसे जाट मतदाता मिले जिन्होंने कहा कि हम जी, अभय चौटाला को वोट देंगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पे जाट मतदाताओं का ज्यादा रुझान अभय चौटाला की तरफ दिखा, न कि आम आदमी पार्टी वाले सुशील गुप्ता जी की तरफ। क्योंकि प्रॉब्लम वहां पे ये है कि दोनों का वोट एक ही है, एक ही। अभय चौटाला का और जी। सुशील गुप्ता का। वो हाँ एक जी। ही वोट के ऊपर वो उनको वो मिलना है, वोट मिलना है एक ही हाँ जी। तरह के वोट से, जिसमें जाट शामिल हैं, जिसमें जट सिख शामिल हैं। थोड़ा सा सुशील गुप्ता जी को 50% वोट कह सकते हैं कि वैश्या का अतिरिक्त मिल सकता है। नहीं, और फिफ्टी उसी परसेंट तरह नहीं, से हार्डली दस जी, परसेंट सर। वैश्य चलिए। वोट जो अ, हम्म, बनिया वोट है वो सुशील गुप्ता को हार्डली 10% मिलेगा। 90% बनिया सर बीजेपी के फेवर में और नवीन जिंदल के फेवर में जा रहा है। अच्छा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। हम्म, ओके। पंजाबी वोट पूरा, पंजाबी वोट पूरा का पूरा नवीन जिंदल को मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है। जाट 2 जगह बंट रहा है, हालांकि जी बड़ा हिस्सा अब भी कांग्रेस में ही जाएगा, परंतु जी। अच्छे खासे वोट जो है वो अभय चौटाला तोड़ लेंगे। इसका अगर वहां पर नुकसान। ये माना जाता है कि अगर 1 लाख वोट अभय चौटाला तोड़ लेंगे तो फिर वो सीट बड़े आराम से नवीन जिंदल निकाल लेंगे। नहीं, देखिए, नवीन जिंदल तो वैसे भी निकाल रहे थे वो सीट, पर अभय चौटाला के आ जाने से कांग्रेस जो है उसमें काफी ज्यादा वोटों का डिवीजन हो गया है मौके पे, ये काफी मुझे वोट। दिखाई दिया। जी जी। जी। और किस सीट को सर आपने विजिट किया? करनाल में सर मुझे कहीं कोई मतलब लड़ाई दिखाई नहीं दी। करनाल तो इट वाज अ मतलब एक केक नाम वॉक मात्र टाइप है। का चुनाव हो रहा है वहां पे। तो खट्टर केक साहब वॉक। वहाँ वो तो रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। वो तो और कांग्रेस ने भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया नहीं वहां पे। हाँ, मतलब मुझे लगता है कांग्रेस का भी वो एक वॉकओवर किस्म का ही है। वो वॉक तो ओवर किस्म का ही है। वॉकओवर किस्म का ही दिखाई दिया मुझे। और रोहतक में आपको हालांकि कितनी फाइट टाइट लगी? रोहतक में कितनी फाइट जो है वो टाइट हो सकती है? सर, रोहतक में मुझे एक चीज मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि रोहतक से मुझे फीडबैक भी एक तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैंने जी मैंने देखा है कि रोहतक में अब धीरे धीरे दीपेंद्र का चुनाव ढलान पे है और बीजेपी अच्छा। अब चढ़नी शुरू हुई है। और जी बीजेपी अब, चूंकि जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी और बीजेपी के स्टार प्रचारक जब उतरेंगे और जब मोदी जी, योगी जी, अमित शाह और ये जो बड़े बड़े नाम हैं बीजेपी के, जब ये हरियाणा में कूदेंगे ना सर, तो आप अचानक तब इससे मैंने देखा कि जो जो मौन चुपचाप डरा हुआ जो भाजपा का वोटर है ना सर, फिर वो मुखर हो, तो आप फिर भाजपा वो का ग्राफ चढ़ते हुए वो देखेंगे। वोटर मुखर नहीं होता है, उसकी प्रकृति ऐसी है और उसका व्यवसाय ऐसा है। मान लीजिए ये व्यवसाय पर भी डिपेंड करता है। जैसे पंजाबी वोटर या वैश्या वोटर वहां पर किसान नहीं है,
तो आप किसान की तरह समय स्पेयर नहीं कर सकते कि थोड़ा बहुता फाइट में। आपको हर रोज दुकान खोलनी है, शाम को बंद करनी है, अगले दिन फिर नया राशन नए चावल पकाने हैं तब खाने हैं। तो व्यवसाय की चीजें भी बहुत सारी हैं। तो जितना जो बीजेपी का वोटर है वो ज्यादा से ज्यादा अपना काम करता है या नौकरी पेशा है। तो नौकरी पेशा भी नहीं लड़ पाता है, और अपना काम करने वाला तो वैसे ही इस चीज को अवॉइड करता है, 2 दिन दुकान बंद रहेगी, 2 दिन का खर्चा बंद होगा। ये प्रॉब्लम किसान वर्ग को नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी एक कारण रहता है कि वो चुप ही रहता है। उसको जब जो करना है कर देगा, पर अदरवाइज चुप ही रहेगा। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, स्पेशली रोहतक एरिया में लोग 2016 के जाट आंदोलन को, आरक्षण आंदोलन को भूले नहीं। मैं एक दिन शाम को कुछ ऐसे लोगों के घरों में बैठा था, वहां 10, 15, 20 लोग, जिसमें कुछ युवा भी थे और कुछ बुजुर्ग भी थे। उनसे बात चल पड़ी तो उन्होंने कहा कि वो आगजनी और लूटपाट हुई थी ना सर उस आंदोलन में, उसकी यादें आज भी ताजा हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, याद तो या ताज़ा रहेगी। रोहतक एक ऐसा शहर था जिसको कंप्लीटली व्यवसाय को जला दिया गया था, ज़ीरो कर दिया गया था। और दिस गोज़ टू द क्रेडिट ऑफ मनोहर लाल खट्टर कि उन्होंने सरकारी खर्चे से लोगों का मुआवजा उनको दिया, प्रायोरिटी पे दिया। अगर कोई और सरकार होती तो 2 लाख दे देंगे, 5 लाख देंगे ये करके और बंद कर देते, जबकि वहाँ पर लोगों का 2 लाख 5 लाख से की तो मतलब दुकानें ही करोड़-करोड़ रुपए की हैं। तो एक तो उसमें कारण ये था। दूसरा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं वहीं से हूँ। जो पंजाबी समुदाय है बेसिकली वो आया हुआ है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का जो पंजाबी आया हुआ है, उसने आकर यहाँ पर जो भी बनाया है, वो अपने बूते पर बनाया है। उसके पास कुछ था नहीं, वो खाली हाथ आया था, वो टेंट में रहता था। और मैं 1 मिनट इसको ज़रा थोड़ा-सा 1 मिनट का समय दीजिए जस्ट। हाँ जी, हाँ जी। जी। माफ़ कीजिएगा ज़रा गड़बड़ हो गया था थोड़ा। जी, जी, तो नो इश्यू, वो नो इश्यू। पंजाबी समुदाय जो है, वो पूरा का पूरा जो है वो पाकिस्तान से आया और उसने अपने बूते पर सब कुछ खड़ा किया है। वो दोबारा से रिच हो गया। ये बात वहाँ की जो डोमिनेंट कास्ट है, उसको नहीं सुहाती है कि ये कैसे हो गया कि डोमिनेंट मेन रहने वाले मूल निवासी यहाँ के हम हैं, ये लोग बाहर से आए और ये जो हैं ये रिच हो गए और हम नहीं हो पाए। ये अभी आप पिछले 5-10 साल में ही ये कुछ अंतर आया है कि जब ज़मीनें बहुत महँगी हो गई, तब उस समुदाय को भी उसका लाभ मिलने लगा। और नौकरियों में जो एक तरह से बिना योग्यता के नौकरी दी जाने लगी, तो उसका भी उनको लाभ मिला। तो वो जो 2 लाभ हैं, उन्होंने फिर भी अब चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज़ किया है। लेकिन अभी भी अगर अगर किसी उस समुदाय की लड़ाई किसी वैश्य से होगी, तो उसमें घृणा भाव नहीं होगा, लड़ाई-लड़ाई तक होगी। लेकिन अगर किसी पंजाबी से होगी, तो वो उसमें एक घृणा भाव का एलिमेंट रहेगा कि तू कैसे ऊपर उठ गया? तो ये जो वहाँ पर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो इसलिए रोहतक को सबसे ज़्यादा जलाया गया और चुन-चुन कर जो हैं, जो पंजाबियों के प्रतिष्ठान थे, उनको जलाया गया। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को नहीं जलाया गया, दूसरे को ओबीसी लोगों के घरों को भी और प्रतिष्ठानों को भी, इवन कैप्टन अभिमन्यु के जो स्कूल थे रोहतक में, उनको भी। तो जो भी राइवल था, उसको किया गया। और इसमें जो 2 बयान बहुत पॉपुलर हुए, एक भूपेंद्र हुड्डा का था कि खट्टर वो पट्टर जहाँ से आया वहीं वापस बाँट देंगे, ठीक है? और आगे लगा देंगे, मतलब जैसे साँप की जो बिल होती है उसमें आगे लगा देंगे, बाहर ही नहीं निकलने देंगे। तो मेनली टारगेट ऑफ दैट वाज़ पंजाबीज़ ओनली। तो इसलिए उसको भूला नहीं जा सकता और इस चीज़ को अपने दिमाग से भुलाया नहीं जा सकता कि हम एक ऑफेंसिव
एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो ये बात तो उनको हमेशा ध्यान रखनी है, जबकि ये दूसरों के साथ नहीं है। मतलब किसी ब्राह्मण के साथ जो है ये स्थिति नहीं है, हालांकि वो लाइक किसी को नहीं करते किया जाता। मैं ये सब जातिवाद बात हो रही है, मैं माफी मांगूंगा अपने दर्शकों से और जो मेरे जाट बिरादरी के भाई देख रहे हैं उनसे भी, लेकिन ये सच्चाइयां हैं जिनको जी सबको ठीक करना होगा ताकि हम एक अच्छे भाईचारे में रह सके। 2016 में सब लोग जानते हैं कि इसी वजह से ये सब चीजें हुई थी, जो वायरल हुए थे, वीडियोस वायरल हुए थे या दूसरी चीजें वायरल हुई थी, जो कम्युनिकेशन था उसमें भी यही सब चीजें बोली जा रही थी। तो इसको दूर करने की जरूरत है, तो इसलिए लोग नहीं भूले हैं। अभी मैंने अच्छा एक ओबीसी समुदाय के वर्ग का भी एक एक नेता का इंटरव्यू लिया, उनका भी यही कहना था, हम 2016 भूले नहीं है। क्योंकि ये जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है ना, ये हर किसी को परेशान करती है। जो ओबीसी समुदाय है वो भी दबा कुचला समुदाय है, दलित नहीं है वो, लेकिन वो दबा कुचला है। वो खाती क्या बोलेगा, मान लीजिए खाती है या नाई समाज का जो काम करता है वो क्या बोलेगा, वो आगे फाइट के मूड में तो नहीं रहता है ना। तो वो शांति से अपना जीना चाहता है, तो सबको ये प्रॉब्लम है। और इसका कारण यही है, जो हुड्डा साहब ने जो राजनीति की और उस राजनीति के जो दुष्परिणाम आए, ये 10-0 हरियाणा में बीजेपी कोई सोच नहीं सकता था। जैसे देश में कोई सोच नहीं सकता था कि अपने बूते पर बीजेपी 272 ला सकती है, ऐसे हरियाणा में कोई सोच नहीं सकता था। वो कारण उसका यही था, हुड्डा साहब ने एक वर्ग की ऐसी राजनीति की। ही बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट एंड सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। यस तो जो मिलना है वही मिलना है, जिसको नौकरी मिलनी है वही मिलनी है। तो मल्टीपल कारण में एक मेजर कारण ये भी था जी। एक एक और भाई साहब बताओ, मैं ना इस दौरान एक युवाओं के ग्रुप में बैठ गया। वो 5-6 लड़के थे जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं और इस बार पहली बार जीवन में वोट डालेंगे। जी तो मैंने बोला भाई तुम लोग यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो युवा क्या सोचता है? तो उसमें एक लड़के ने बहुत अच्छा कहा, उसने कहा जी हमारे जो जाट दोस्त हैं वो आज भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं। तो मैंने जी पूछा क्यों है? कहते उनका आज भी एक ही फैक्टर है कि हुड्डा की सरकार आओगी तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी नौकरी। बोला क्यों बिल्कुल कर लग जाएगी भाई, तेरी नौकरी तो भी लग जाएगी। बोला नहीं, मेरा बाबू पीछे दे देगा फिर मेरी नौकरी लग जाएगी। तो आज हुड्डा का समर्थक जाट वर्ग के सामने सिर्फ एक अट्रैक्शन है कि जी हुड्डा की सरकार आएगी तो हमें फिर से खर्ची पर्ची वाले सिस्टम के तहत नौकरी मिल जाएगी या हमें लाभ मिलेंगे। सर ये चीज गैर जाट जो लगभग 75% पॉपुलेशन है ना, जी वो भी समझ रही है आपने महसूस कि किया ऐसा? बिल्कुल ऐसा मैंने महसूस किया कि आज की अगर तारीख वो में समझ रही है तो आपकी वो भविष्यवाणी जरूर ठीक हो जाएगी कि बीजेपी फिर 10-0 से जीतेगी। सर एक ही मुद्दा है कि अगर खट्टर की सरकार, मतलब अच्छा एक मिनट, आज भी वो बेशक चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी हो गए हैं, जनता आज भी खट्टर की सरकार कहती है। तो क्योंकि अभी सर चल तो उन्हीं की खट्टर रही है साहब ना। ने, हाँ देखिए खट्टर साहब ने गवर्नेंस के मामले में ना एक बड़ी लकीर खींच दी। बड़ी लकीर पे। और सर वो जो गवर्नेंस, जो घर घर सरकार आ गई ना डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से, आज बेनिफिशियरी डायरेक्ट बेनिफिट ले रहा है। बिल्कुल तो सर वो बहुत बड़ी ताकत है इस सरकार की। और खर्ची पर्ची वापस आएगी अगर हुड्डा वापस आया तो, ये बहुत बड़ा डर है और ये आपको 4 जून को वोटिंग में दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी का वोटर बहुत साइलेंट है। अब मैं अभी किसी से बात कर रहा था, आपने जैसे ऑब्जर्व किया वहां पर उन्होंने पूरा, वो वहीं के रहने वाले थे, उन्होंने पूरा समीकरण समझाया कि कैसे है हिसार में, हिसार सीट जो काफी लोग कंपटीशन में मान रहे थे, वैसे धीरे धीरे जो रणजीत हैं वो आगे होते चले जा रहे हैं। और उसी तरह से कैसे भिवानी में भी धर्मवीर आगे होते चले जा रहे हैं। उन सब के फैक्टर्स यही फैक्टर है, क्योंकि जब चुनाव आ रहा है, अब 10 दिन बचे हैं,
अब थोड़ा-थोड़ा लोग वोकल भी होने लगे हैं, बोलने भी लगे हैं, अपनी बात भी रखने लगे हैं, हम तो इनको वोट देंगे। तो उससे ये थोड़ा क्लैरिटी भी आने लगी। जी। अच्छा, एक चीज़ और, मैं ना एक मेरे साथ एक मेरे मित्र बैठे थे, वो जाट समुदाय से थे, हैं वो भी कट्टर भाजपाई, पर वो किसी एक गाँव के प्रधान से बात कर रहे थे। प्रधान जी क्या हाल है? बोला जी 80% वोट गाँव में जो है वो कांग्रेस का गिरेगा। तो बोला कि जाट वोट सारी कांग्रेस में आ रही? बोला हाँ, जाट वोट सारी कांग्रेस में आ रही है। बोला बाकी? बोला बाकी तो फिर उनका वोट तो हमने गिरनी है, उन्हें वोट गिरने कौन दे? तो मैंने कहा, फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा क्या वाक़ई आज भी हरियाणा में इतनी धांधली चलती है कि आम आदमी को आज भी वो वोट गिरने नहीं देंगे, उनके बटन भी यही दबाएँगे? बोला नहीं जी, ये सिर्फ कहने की बातें होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आज ऐसा इतना जागरूक हो चुका है मतदाता, पर उनकी सोच और उनका सपना आज भी वही है। उनका सपना वही है। अभी मैं कल किसी चैनल पर देख रहा था, वो ये बोल रहा था पिछली बार तो ज़बरदस्ती हटा दिया, इस बार गंडासी लेके बैठेंगे, गंडासे हुँ। लेके बैठेंगे। गंडासा होता है एक तरह का, आपको तो मालूम होगा, खेती हाँ, जानते हैं हाँ। आप, जो चारे को भी उठाते हैं और उसका एक हथियार की तरह भी जी। उपयोग होता है क्योंकि काफ़ी नोकीले होते हैं वो। तो गंडासे लेके बैठेंगे। तो इस बार ये एफर्ट की जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि अरविंद शर्मा जो है, वो डरा हुआ कैंडिडेट नहीं है। वो उसका मुकाबला करना जानता है, तो वो उसका मुकाबला करेगा। तो फाइट तो टाइट होगी। अरविंद शर्मा उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अरविंद शर्मा पूरा जम के लगे हुए हैं। जी भाई साहब। थैंक तो यू सर सर। मुझे लगता है कि काफ़ी समय ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा बात करेंगे तो। तो आपका कोई ऑब्ज़र्वेशन बना कितनी सीटों पर सर कांग्रेस, कितनी सीटों पर बीजेपी? मैं तो डे 1 से मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, और मुझे इस दौरे के बाद और ज़्यादा विश्वास हो गया, क्योंकि सर जनता वाक़ई मनोहर लाल जी को मिस कर रही है, और बीजेपी को ही वोट करेगी, और बीजेपी वाक़ई इस लोकसभा चुनाव में 10-0 स्वीप करेगी। 10-0। जी, जी। ठीक सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, आपके प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए। मैं एक बार आपके प्रोग्राम से फिर जुड़ूँगा, यूपी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे श्योर। और पूरे जी। देश को लेकर। वो हम जी, आपके चैनल के लिए नमस्कार। करेंगे वो। चल नमस्कार। बिल्कुल, 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 मेरे चैनल पे। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।